अब मैं आपको कोविड की कहानी समझाता हूँ। कोविड का वायरस जो है बॉडी में आता है, हल्का फुल्का किसी को जुकाम करता है, किसी को थोड़ी किसी खांसी करता है, किसी को थोड़ा सा बुखार करता है। 2-3 दिन में ठीक हो जाता है मोस्ट ऑफ द लोगों का। किसी किसी का 5-7 दिन भी चलता है, पर वो उसको छोड़ दो। बेसिकली आप ये समझो कि बॉडी वायरस को तो किसी तरह कंट्रोल कर ही लेती है, अगर आप दवाई नहीं लोगे तो भी। लेकिन जब तक बॉडी कंट्रोल करती है तब तक वो सारी जगह जो हार्ट्स में, लंग में, ब्लड वेसल में, ब्रेन में और इंटेस्टाइन में कहीं पे भी वो तब तक फैल जाता है, थोड़ा बहुत अपना जहर छोड़ जाता है। तो जब वो छोड़ जाता है तो उसके बाद सबसे पहले ब्लड सप्लाई के अंदर उस जो अंदर जो छिल जाता है तो उसको हील करने के चक्कर में वहाँ पे क्लॉट्स बनने शुरू होते हैं, हल्के हल्के, जो कि काफ़ी बन जाते हैं। वो सारे क्लॉट चौथे पांचवें दिन जाकर के, 3rd डे to 5th डे, डिपेंडिंग अपॉन किस स्पीड से बन रहे हैं, वो जाकर के सारे के सारे लंग्स में जाके फंस जाते हैं। क्योंकि सारा ब्लड लंग्स में जाके एक बारी क्लीन होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जब जाता है लंग्स में, तो वो क्लोट्स, हल्के 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 से क्लोट्स जो होते हैं वो सारे लंग्स के अंदर फंस जाते हैं। उसके 2-3 दिन बाद न्यूमोनिया स्टार्ट होता है। तो जब वो फंसते हैं उस वक़्त तो कोई सिम्टम नहीं होता, बंदे को पता नहीं चलता, हंस रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, खाना खा रहा है, कुछ फीलिंग नहीं होती। ऑक्सीजन गिरता है कईयों का, अगर 25-30% से ज़्यादा फंस जाते हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीजन 94-95 तक गिर जाता है, 93 तक भी आ सकता है। लेकिन आप ऑक्सीमीटर नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा, कोई फीलिंग नहीं है, साइलेंट है सारा। उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। लेकिन जब उसके 3 दिन बाद न्यूमोनिया डेवलप होता है, 3rd स्टेज आ गई। पहले वायरल स्टेज थी, फिर क्लॉट बने, क्लॉट स्टेज आई, फिर 3rd स्टेज आ गई। 3rd स्टेज में न्यूमोनिया स्टार्ट होता है। न्यूमोनिया स्टार्ट होता है तो वो मोस्टली 7वें 8वें दिन से लेकर 10वें दिन के बीच में स्टार्ट होता है। उस वक़्त अगर 2nd स्टेज पे हमने उस वक़्त दवाई नहीं ली, जो क्लॉट बनने की दवाई है, क्लेक्सेन है, जेराल्टो है, जिसने उस वक़्त ले ली, तीसरे दिन ही ले ली, जबकि उसको पता नहीं था कि कोविड है कि नहीं है, तो उसने उसी वक्त वो क्लॉट बनने को उसी वक्त रोक दिया, तो वो उसको ना वो फंसेगा ना न्यूमोनिया होगा, तो उसको अगले स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पता नहीं चलता तो फिर वो जब न्यूमोनिया बन जाता है 8वें दिन से, और फिर वो जब वो बढ़ने लगता है, अगर आपके लंग्स में ऑलरेडी 30-40% लंग्स के अंदर क्लॉट्स फंस चुके हैं तो फिर वो 30-40% लंग्स में सोजिश आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा सोजिश आएगी तो बुखार आएगा, बुखार आएगा, खांसी होगी, दोबारा खांसी होगी, पुरानी खांसी अगर होगी वो भी कंटिन्यू हो सकती है, नहीं तो दोबारा होगी। तो वो वहाँ पे वो खांसी जरा सी हल्की सी आएगी, नहीं आएगी, फिर 2 घंटे के लिए आ जाएगी, फिर 1 घंटे ठीक रहेगी, ऐसे लेटोगे तो आएगी, वैसे लेटोगे तो नहीं आएगी, ये वाली खांसी होगी। वो न्यूमोनिया स्टेज आने के बाद फिर वो उस स्टेज पे जब सोजिश आती है तो कोई दवाई काम नहीं आती है। उस वक्त सिर्फ मेड्रोल ही काम आती है, यानी स्टीरॉयड। स्टीरॉयड उस सोजिश को रोकते हैं। अब अगर स्टेज 2 से पहले क्लेक्सन ले लो और जेराल्टो ले लो, उसके बाद तो आपको स्टेज 3 नहीं आएगी। स्टेज 3 के बाद मेड्रोल काम करेगी। जेराल्टो का और क्लेक्सन का सिर्फ इतना ही रोल है कि और नए क्लॉट्स नहीं बनेंगे, बस इतना ही रोल है। और जो पुराने क्लॉट्स बने हुए हैं उनका न्यूमोनिया तो मेड्रोल ही रोकेगी। फिर उसके बाद आपने मेड्रोल खा ली तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे ठीक, ऑन द स्पॉट, विद इन 12 आवर आप बोलोगे मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, बुखार भी चलेगा, खांसी चलेगी, मैं तो बिल्कुल एकदम सांस बढ़िया ले रहा हूँ, आज जितने मर्जी काम कराओ घर के। फिर उसके बाद दो, लेकिन अगर आप उसको छोड़ते हो तो इमीडिएटली, जैसे 12 घंटे में ठीक होता है, ऐसे 12 घंटे में दोबारा वहीं हो जाता है बंदा। तो अगर आप नहीं लेते हो, कुछ नहीं लेते हो दवाई, फिर क्या होता है कि आपका स्टेज 4 आता है। स्टेज 4 जो है डे एनीवेयर बिटवीन डेज 15-17 टू डे 21 आता है। और वो जो अगर खासकर जिसने अगर स्टेज 3 पे भी दवाई नहीं ली तो फिर वो क्या होगा कि वो बॉडी में सोजिश आई, वो धीरे धीरे बॉडी ने उसको धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश की। अगर वो करते करते बीच में डिटेरेट हो गया और फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस हो जाती है कि जब
बॉडी उसको खुद हील करती है, तो वहाँ पे स्कार टिश्यू बनने लग जाता है। वो स्कार जो है परमानेंट होता है। तो अगर स्कारिंग हो जाएगी या कुछ और बढ़ गई, अगर अगर किसी ने क्लेक्सिन नहीं ली, कुछ उस वक्त बढ़ गई, तो एक उसको हम लेट पल्मोनरी फेज बोलते हैं। अगर वो स्टेज आ जाती है तो फिर वो अचानक से ड्यूटेरेट होता है। वो किसी किसी में होता है, मैक्सिमम 2 4 5% केसेस में होता है। पर अगर वो होता है तो फिर वो खतरनाक ही माना जाता है उसको, अगर और फर्दर ड्यूटेरेशन हो जाए तो। बाकी ये है कि भी अगर हम अगर अगर हम स्टेज 3 पे मेडरोल को अवॉइड करते हैं तो ठीक तो हो जाएंगे, जाते जाते वो स्कारिंग छोड़ के जाएंगे। अब स्कारिंग 10% होती है तो ठीक है, अगर 20% होती है तो ज़्यादा है, अगर 30% होती है तो और भी ज़्यादा है। तो ये जो स्कारिंग का असर जो है बुढ़ापे में 70 80 साल की उम्र में, जब बाकी लंग्स भी थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, उस वक्त फिर वो स्कारिंग जो है वो तंग करती है। उस वक्त थोड़ी सी सांस की तकलीफ बन सकती है। ये तो इम्पैक्ट है, फ्यूचर में क्या होगा तो 20 साल बाद पता चलेगा कोविड का क्या इम्पैक्ट है। लेकिन अभी तो हम कोशिश करते हैं कि ये सब इम्पैक्ट ना हो। अच्छा, अभी तक तो जो हमने कहानी डिस्कस की है ये है कोविड के इम्पैक्ट जो लंग्स में होता है। जो लोगों को लगता है कि कोविड जी हम लंग्स में चला जाता है वायरस और वहाँ निमोनिया करता है, तो अगर हम स्टीम लेंगे, हम गार्गल करेंगे, हम गर्म पानी पियेंगे तो भैया हमें तो नहीं होगा। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि बहुत सारे केसेस हैं जिनको बड़ा माइल्ड सा कोविड होता है, और जैसे वायरस का इम्पैक्ट जरा 2 3 दिन रहता है, ठीक हो जाते हैं। फिर हफ्ते बाद, ठीक होने के हफ्ते बाद, यानी टोटल 10वें दिन उनको बुखार और न्यूमोनिया दिखाई देता है, क्योंकि वो उनके क्लॉट बन गए। क्लॉट के बाद वो आता है, क्लॉट के बाद फिर वो न्यूमोनिया स्टार्ट होता है उनका, तो फिर उनको फिर बुखार भी आ सकता है और खांसी भी आती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि सब लोग वायरस पे फोकस कर रहे हैं। वायरस पे अकेले फोकस नहीं करना है। वायरस को तो आप शायद दबा दोगे बहुत जल्दी और बॉडी भी दबा देगी, लेकिन सिर्फ एंटीवायरल पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ वायरस पे फोकस नहीं करना है। उसके बाद जो वायरस अंदर तबाही करता है, उस तबाही को, उस जहर को, उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। और अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। तो आ, कुछ बेसिकली अगर हम उस क्लॉटिंग को रोकेंगे या इम्यून रिस्पॉन्स को रोकेंगे, तब जाकर के हम उसके एक्चुअल जो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी है उसको रोकते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि हर बंदे का ये नहीं देखा जाता प्रेजेंटेशन की हर एक के साथ होगा लंग्स में। कई लोगों की प्रेजेंटेशन ये होती है कि उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको वायरस आया, हल्का सा बुखार आता है वो भी नहीं आता है, पर वो अचानक से वो हार्ट अटैक या स्ट्रोक मिलता है उनको। कि घर में एक जने को, मतलब ये स्टोरी है कि भी घर में एक जने को वायरस आया, उसका कोविड डायग्नोस हुआ, लेकिन घर में दूसरे बंदा का अचानक से हार्ट अटैक पाया गया, स्ट्रोक पाया गया। तो ये कैसे होता है कि अचानक से एक हार्ट अटैक ही मिला या स्ट्रोक ही मिला? वो ऐसे है कि ऐसा माना जा रहा है कि उनके जो क्लोट्स हैं वो छोटे छोटे नहीं डेवलप हो रहे। हो सकता है उनका कोई बड़ा क्लोट बन गया हो, और वो बड़ा क्लोट जब निकलता है आफ्टर में भी ये 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने बाद। हमारे पास एक केस है जो कोविड से ट्रीटमेंट हुआ, डिस्चार्ज हो गया, वेल नोन केस है, पब्लिश्ड केस है, जो कि डिस्चार्ज होने के बाद आफ्टर 6 वीक्स उसको सीधा हार्ट अटैक हुआ, ख़त्म हो गया। तो वो बाद में पता चला वो अराउंड 30+, लेस देन 40 है शायद। तो उसका बाद में पता चला कि वो कोविड के वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसका हुआ। और ये तो डॉक्यूमेंटेड केस हैं, ऐसे बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड केस हैं जो मैंने खुद भी देखे हैं, कि जिसमें मैंने देखा है कि सीधा हार्ट में क्लोट आया, उनकी एंजियो करो, एंजियो में कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक वाले साइन है, वो क्लोट आया, वो निकल गया, तो चलो वो रिकवर हो रहे हैं। कुछ लोग नहीं भी रिकवर हो पाते, सीधा स्ट्रोक हो जाता है, तो रिकवर नहीं होते। तो ये अगर आप जो डॉक्टर्स आईसीयू में ट्रीट कर रहे हैं कोविड को इंडिया के अंदर, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 100 में से 2 4% लोग ऐसे भी हैं जो सीधा स्ट्रोक के साथ और कोविड में स्ट्रोक के साथ आ रहे हैं। और आप नेट पे भी इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं।
तो ये मोस्ट लाइकली ये भी वही क्लोटिंग की दूसरी प्रेजेंटेशन है कि छोटे छोटे क्लोट्स नहीं बने, लंग्स में जाके नहीं फंसे, बड़ा कोई क्लोट था, वो जब निकला 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो वो उसने सीधा ही अपना काम दिखाया। और वो अगर वही क्लॉट अगर आपके किसी और जगह जाके फंसता है किडनी में और उसमें, तो आपको हार्ट अटैक भी नहीं होगा, स्ट्रोक भी नहीं होगा, पर किडनी खराब हो जाएगी ऐसे भी, या और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, वो इतना ज़्यादा खराब हो जाता है और वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो रिस्पॉन्स ही बंदे को मार देता है। मतलब क्लॉट अलग कहानी है, ये बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक अलग कहानी है जो कि उसको डिस्टर्ब करता है। इट इज़ आल्सो देयर, तो उसके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट रहती है, उसके लिए दवाइयाँ डिफरेंट रहती हैं। तो बट 90% जो प्रेजेंटेशन आप मान के चलो कि लंग्स में ही लोगों को आती है, 80 to 90% प्रेजेंटेशन लंग्स में आती है। ये भी एक कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, और इस पे एक अभी आने वाले टाइम में कोविड की जो मल्टीपल प्रेजेंटेशंस हैं, इन पे जो काम होगा वो 2-3 साल में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि ये प्रेजेंटेशंस हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों का तो जो लोग तीसरे दिन चौथे दिन एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर लेते हैं, या जिन्होंने किया है, जिन्होंने खासकर कलेक्शन इंजेक्शन के बाद, उन लोगों का क्लॉट बनते ही नहीं, तो उनका वो लोग आगे चीज़ों से बच जाते हैं, अनलेस वो बिल्कुल ही दूसरी कैटेगरी का डैमेज हो जिसमें इम्यून एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो ड्यू टू द वायरस। सो यहाँ पे 2 चीज़ें करने वाली हैं। एक, वायरस को दबाना है, जो कि स्टीम से नहीं दबेगा केवल, क्योंकि वो सिर्फ आपके गले में नहीं बैठा है, वो तो आपके सारे शरीर में फैल रहा है और बॉडी के हर ऑर्गन में, आपकी नर्व्स में, आपके मसल्स में, हार्ट में, सब जगह वो आपको इम्पैक्ट दे रहा है। तो इट हैज़ टू बी डन फ्रॉम मेडिकेशन दैट यू ईट, और वो एक वायरस को दबाना है ताकि वो इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिवेट ना करे, और एट द सेम टाइम आपको जो है ऐसी फर्दर, अगर वो आपने उसको दबा भी दिया, लेकिन अगर वो क्लॉट्स बन रहे हैं तो उस क्लॉट्स को भी दबाना, जो तीसरे चौथे दिन दबा दिया जाए तो मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। ये जो पिक्चर है, ये अभी आपको, मुझे उम्मीद है कि और 1-2 साल में ज़्यादा एकदम खुल के आएगी, और एक कोविड एक मलेरिया की तरह, एक नॉर्मल बीमारी की तरह पहचानी जाएगी कि हाँ कोविड होगा तो भैया ये फर्स्ट डे ये करना है, सेकंड डे ये करना है, थर्ड डे ये इंजेक्शन लगाना है, चौथे दिन ये करना है, 5 दिन में पेशेंट क्लियर। ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, ये अभी इसको फाइनल शेप आने में टाइम लगेगा, और तब तक उम्मीद है कि ऐसे मार्कर्स भी होंगे कि हमें पता होगा कि यार इसको तो कोविड जो है ज़्यादा तबाह करेगा, इसको थोड़ा कम करेगा, तो इसके लिए हमें ज़्यादा करना है। तो वो सब बनते बनते अब इसमें टाइम लगेगा। अभी तो सब लोग अपने तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इतना कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है और अपने इंडिया में भी है, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में शायद ज़्यादा है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वो इतनी जल्दी ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो वो क्या है कि लोग कोविड से निकल गए, क्योंकि वहाँ पे जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं लोगों की, जो लोगों को कोविड हुआ, वो क्या हो रहा है कि उनको अच्छा कोविड हो गया, अच्छा आप घर रहो, अगर आपका ऑक्सीजन गिरेगा तो हमें बताना। इंडिया में भी हो रहा है, पर वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा आपको ज़्यादा ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, चलो ठीक है। तो वो उनका 10-15 दिन में दे हैव बियर मतलब धीरे धीरे करके जब 10-15 दिन में ठीक हो गए, उसके बाद उनके मसल्स ढह गए, उनका ब्रेन फोग स्टार्ट हो गया, ब्रेन नहीं काम कर रहा है। एथलीट जो हैं वो अब इस वक्त चलने में उनको दिक्कत हो रही है, उनकी लाइफ, उनको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, लोगों की नौकरियां खराब हो रही हैं। ये इस तरह का इम्पैक्ट भी देखा गया है, और ये सब इसी चीज़ की निशानी है कि उस वक्त जो उनको सब लोग वायरस पे फोकस कर रहे हैं, चलो वायरस आया चला गया तो चला गया, नहीं गया तो देखेंगे फिर बड़ी दवाई देंगे। उस चक्कर में वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, कितने क्लॉट्स बन रहे हैं, कितने एरिया डैमेज हो रहे हैं। इंडिया में तो फिर भी लोग फटाफट सीआरपी कराओ, सीबीसी कराओ, ये कराओ, घर पे बैठे बैठे सारे ट्रीटमेंट। कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रीटमेंट घर बैठ के नहीं हो सकते, कोई ब्लड टेस्ट घर बैठ के नहीं होता, आपको किसी के पास जाना पड़ता है ब्लड टेस्ट देने के लिए, आपको कितने किलोमीटर जाना पड़ता है, कितनी वेटिंग करनी होती है, कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है दैट यू कैन नॉट इमेजिन दैट एवरी ब्लड टेस्ट विल कॉस्ट अराउंड 20-25,000 bucks जस्ट टू गेट
कि हमने बेसिक टेस्टिंग करानी है, विच वी कैन डू इट इन इंडिया। आप डॉक्टर एक सेकंड में ऑर्डर करता है, हर दूसरे तीसरे दिन आप करा सकते हैं, घर पे आके सैंपल ले जाएगा। ये सब फैसिलिटी वहाँ नहीं है। तो इंडिया हैज़ अ वेरी यूनिक एडवांटेज विच इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिंग इंडिया। तो बाकी हमने इस इंडिया के यूनिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखते हुए हमने एक वैसे अपनी तरफ से प्रोटोकॉल जरूर बनाया है, जो कि अगर हमारा विश्वास है कि अगर लोग फॉलो करते हैं तो उनको मतलब लोग उसको समझते हैं। फॉलो करना तो बात की बात है, डॉक्टर समझते हैं, पेशेंट समझते हैं, तो उनको काफ़ी इंसाइट मिलेगी, काफ़ी समझदारी मिलेगी कि कैसे इस चीज़ को टाइम रहते इसको संभालना है। और ये हमने कई लोगों में जब हमने ट्राई किया है, इवन 90+ लोगों में जिनके लंग्स में बिल्कुल जान नहीं है, चलने की क्षमता नहीं है, उनको जीरो निमोनिया हुआ है। जिनके किडनी फेलियर है, जिनका हार्ट फेलियर है, वो बिल्कुल सेफ हुए हैं, उनको कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा सा जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, वो उन लोगों के लिए है जिनको हम ये जो ये मानते हैं कि भी हमें 1% भी रिस्क नहीं लेना। जो ये सोचते हैं अरे भैया मेरा पड़ोसी ठीक हो गया था, वो भी ठीक हो गया था, जो होगा हम भी देख लेंगे, सह लेंगे थोड़ा बहुत, वो नहीं। लेकिन जिन लोगों को डर लगा है बहुत ज़्यादा, तो जो दे वांट टू डू एवरीथिंग टू स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम हॉस्पिटल, स्टे अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन, उन लोगों के लिए है। तो अगर अगर वो अभी तक तो हमारे को उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग आए हैं, बाकी आगे तो समय बताएगा। तो इसी के अराउंड हमने एक नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है इंडिया कोविड एक्शन नेटवर्क, यानी कि इंडिया कैन फाइट बैक। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस डिज़ीज़ की रियलिटी की जानकारी मिले और डॉक्टर्स को भी जितनी ज़्यादा हो सके क्लैरिटी हो। आज की डेट में इंडिया के अंदर अगर कोई सीरियस हो जाता है, हॉस्पिटल चल जाता है, तो वो वहाँ पे रेमडेसिविर देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके प्रोटोकॉल बने हुए हैं, फिर भी वो काफ़ी हद तक वो करते हैं ट्रीटमेंट। लेकिन जिसको प्राइमरी केयर बोलते हैं, यानी कि जहाँ प्रोसेस स्टार्ट होता है, वहाँ पे प्राइमरी लेवल पे कुछ क्लैरिटी नहीं है। हर कोई अपने तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। हर कोई अपने तरीके से, कोई एंटीबायोटिक देता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वो चीज़ का एक कोहेसिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो अपनी तरफ से हमने वो चीज़ें पिरोने की कोशिश की है जो हमें लगता है कि जिससे हमने लोगों को सेव किया है। शायद ये जो है और लोग भी इसको समझेंगे और इसको यूज़ कर पाएंगे, तो अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो उस चीज़ का हमने नाम रखा है आई कैन होम मैनेजमेंट, यानी कि इफ़ आई कैन मैनेज एट होम, इफ़ आई कैन मैनेज इट एट इट्स रूट्स, अगर मैं सांप को बिल में ही मार सकता हूँ, देन होल इंडिया कैन फाइट बैक। यही हमारा उद्देश्य है। होपफुली ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये कई लोगों की जान बचाने में और उनकी हेल्थ को, उनकी वाइटलिटी को, उनकी हिम्मत को सेव गार्ड करने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।